afternoon students, myself Advocate Nishinder and I welcome you all to SRS IAS and Law Academy। तो अभी रिसेंटली ADA की नोटिफिकेशन आई है तो उसी के रिगार्डिंग हम आज का इंडियन एविडेंस एक्ट से स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले कि हम अपना सिलेबस स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट से कवर किए जाएंगे और पिछले ईयर की कट ऑफ क्या गई है। तो सिलेबस में हमारे 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। आईपीसी में हमारा मेनली जो एरिया कवर होता है वो है इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं। आईपीसी के जितने भी आपके सेक्शंस हैं उनमें आपको इलस्ट्रेशंस दी गई होंगी, तो आप प्लीज़ अपनी इलस्ट्रेशंस अच्छे से पढ़िए। उनमें से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस ऐसे पुट कर दिए जाते हैं और अगर आपने इलस्ट्रेशंस अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको वहाँ सही ऑप्शन चूज करना ईजी हो जाएगा। देन आपके सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आईपीसी के। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स आई हैं 2013 की वो ज़रूर पढ़ के जाइए। रेप लॉज में जो चेंजेस आए हैं वो ज़रूर पढ़ के जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चंस उनमें से आ जाते हैं। और इसके अलावा लैंडमार्क केसेस पढ़ के जाइए और आप जो जितने भी हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनके अगर आप बेयर एक्ट के इंडेक्सेस को फोटोकॉपी करवा लेंगे तो आपके लिए इजी होगा इन सारी प्रोविजंस को याद रखना। तो इंडेक्स ज़रूर अपने फोटोकॉपी करवा लीजिए। इसके अलावा सीपीसी और सीआरपीसी में बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से करना है। सीपीसी के रूल्स और ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे दोनों प्रोसीजरल लॉज हैं इसमें जितना भी कोर्ट की प्रैक्टिस में जो भी प्रोविजंस यूज़ की जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर जितने प्रैक्टिस बेस्ड एरियाज हैं वो ज़रूर कीजिए। जैसे हमारी ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट से रिलेटेड है प्लीडिंग की, वो ज़रूर कीजिए अच्छे से। और इसके अलावा कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सीआरपीसी में हमारे कोर्ट की हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा एविडेंस में एविडेंस बहुत अच्छा हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। एक तो इसका सिलेबस कम है और दूसरा इसमें से स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एविडेंस का इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, इसमें से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो एविडेंस अच्छे से करके जाइए। इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स आपकी इंपॉर्टेंट हैं, डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, ये वाले सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। बेसिक सारा सिलेबस जो है वो कवर हो रहा है। इसमें भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी आपको प्रोविजन दे के उसका सेक्शन पूछ लिया जाएगा तो आपको वो सेक्शन पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोविजन कहाँ पे दी गई है। इसमें भी जैसे मैंने आईपीसी में बताया, इंडेक्स जो है आपका वो आप याद कर लो, सफिशिएंट है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अलग से हमारा जो पार्ट बी है पेपर का, उसमें हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के रिगार्डिंग सिलेबस में दिया गया है। तो और मैंने जो पिछले पेपर्स में देखा है, चाहे एडीए के हों चाहे जुडिशरी के हों, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ना डायरेक्ट 10-15 मार्क्स का वो पूछते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं हमारे एक्ट्स के रिगार्डिंग और जो हमारी पुरानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके रिगार्डिंग, अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग। तो 10-15 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ज़्यादा कुछ है नहीं, 3 या 4 लेक्चर्स में वो कवर हो जाएगी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छे से करके जाइए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, हमारी प्रीएम्बल हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजन से क्वेश्चंस आते हैं। केस लॉज आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। हमारी डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सारे एरियाज जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस में मेनली आपको जो भी कवर करना है वो हमारे नोटिफिकेशन के जो एनेक्चर में दिया गया सिलेबस है उसमें सब कुछ दिया गया है, उस पर ज़रूर एक नज़र मारिए, साथ साथ में अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अभी जो प्रीवियस ईयर का मैं रिजल्ट देख रही थी 2019 का, एक और चेंज इसमें इस बार आया है जो
पहले नहीं था, पहले इंटरव्यू की एक स्टेज हुआ करती थी। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज ये जरूर याद रखिए कि अब कोई इंटरव्यू नहीं है। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो टिक कीजिए और आप सिलेक्ट हो जाएंगे अगर आपका मेरिट में अच्छा रैंक आता है तो। इसके अलावा हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे पास जो कट ऑफ है वो 2019 का रिजल्ट है। 2018 में पेपर हुआ था लास्ट एडीए का, इसमें ना ये रिवाइज्ड लिस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें हमारी, और मैं आपको जो कट ऑफ बताने जा रही हूँ मैं मेरिट बेस्ड बताने जा रही हूँ। एवरेज इतना लगाकर चलिए कि आपको यही कट ऑफ, यही आपको अपना यही कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट सेट करना है। तो इस बार जो मेरिट गई है जनरल की गई है 289.90, एससी एंड अदर्स की गई है 268.16, और जो वाल्मीकि मजहबी 6 है, इनकी गई है 242। ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो कि हमारी जो कट ऑफ है वो 240 अबव गई है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 240 अबव मार्क्स लेकर आओ। वो आप कैसे अचीव कर सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, सिलेबस अपना कवर कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, और जैसे टाइम लिमिट उस हमारे एक्चुअल एग्जाम में दी गई होती है उसी टाइम लिमिट को सेट करते हुए आप अपना पेपर प्रैक्टिस कीजिए, और फिर देखिए कि आपके मार्क्स कितने बनते हैं। अगर आपके उससे कम भी बन रहे हैं, 240 से कम भी बन रहे हैं, तब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे करके आपकी कट ऑफ जो है, आपके मार्क्स जो है वो बढ़ते जाएंगे और आप कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पहुंच ही जाओगे। ये आपका सेफ जोन है, इससे ऊपर आपको मार्क्स लेकर आने हैं। तो अपना टारगेट ये लेकर चलिए, यहाँ तक आपको पहुंचना है। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो हम आज के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करनी जरूरी थी। इसके अलावा हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से। आज की क्लास जो है हमारी जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगी। ओवरव्यू देंगे हम एक इंडियन एविडेंस एक्ट का। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एविडेंस है क्या, कहाँ ये यूज किया जाता है और कौन जो है वो एविडेंस दे सकता है। तो जब भी कोई भी फैक्ट प्रूव किया जाता है या डिसप्रूव किया जाता है, वो जो थिंग या फैक्ट होगी वो कहलाएगी एविडेंस। और हम इस फैक्ट और थिंग को कैसे प्रूव करेंगे? या असर्टेन करके, या फिर ये मान के कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, और वो हम कैसे असर्टेन करेंगे? बाय वे ऑफ एविडेंस। अब ये कहाँ यूज किया जाता है? सेक्शन 1 अगर हम देखें अपना इंडियन एविडेंस एक्ट का,
ये कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. पहले प्रोविजन थी द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्शन थी, बट अब तो ये भी इंक्लूड कर ली गई है. एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल. इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इतना वर्ड देख लेते हैं. इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट. तो ये कहाँ यूज किया जाएगा? जितनी भी हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं जो बिफोर अ कोर्ट, हमारी जितनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट में चल रही हैं, वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो अप्लाई किया जाएगा. अब एविडेंस दे कौन सकता है? सपोज ये ए है, इसने कमीशन ऑफ मर्डर देखा है, और ए जो है ये जाके बी को बता देता है कि मैंने एक मर्डर होते हुए देखा है. बी आगे सी को बता देता है कि मुझे बी ने बताया, सी बोलता है कि मुझे बी ने बताया कि ए ने कमीशन ऑफ मर्डर होते हुए देखा है. इसके आगे सपोज ये डी को बताता है, ये ई को बताता है. अब यहां पर क्या हुआ, ए ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया मर्डर होते हुए का, तो सबसे अच्छा जो एविडेंस होगा वो ए दे सकेगा. ये जो बाकी के लोग होंगे, जैसे जैसे ये नीचे नीचे बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक आता गया, एविडेंस की डाइल्यूशन होती गई, एविडेंस डाइल्यूट होता गया. एविडेंस के डाइल्यूट होने से क्या होता है? ए की कही सुनी बात ए ने बी को बताया, बी की कही सुनी बात सी ने सुनी, सी की कही सुनी बात डी ने सुनी, डी की कही सुनी बात ई ने सुनी. ये हो गया हियरसे एविडेंस. कही सुनी बातें हम एविडेंस में एडमिसिबल नहीं करते. नॉट एडमिसिबल. ठीक है. सो एविडेंस कौन दे सकता है? जिसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, जिसने एक्चुअल में देखा होगा कि मर्डर हुआ है. इसका एविडेंस जो है ये मोस्ट सैचुरेटेड प्योर फॉर्म ऑफ एविडेंस है. thus admissible. सिमिलरली डॉक्यूमेंट्स के केस में भी हम जेरोक्स कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल नहीं मानते. वो अलग अलग सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम लोग ठीक है मान लेते हैं, बट अगर हम जनरली बात करें तो रिलायबिलिटी नहीं मानी जाती जेरोक्स कॉपीज पर डॉक्यूमेंट्स के केस में. तो एविडेंस एक्ट की जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले स्टार्ट हमने जैसे अभी पढ़ा, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जहां से स्टार्ट होगी वहीं से एविडेंस एक्ट की एविडेंस की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स दो तरह की हो सकती है. एक तो सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, एक क्रिमिनल हो सकती है. सिविल प्रोसीडिंग में जब
सबसे पहले हमें पता है कि प्लेन फाइल होती है, फिर रिटन स्टेटमेंट फाइल होती है, उसके बाद एविडेंस की बारी आती है। तो सिविल प्रोसीडिंग में हम कह सकते हैं कि ट्रायल स्टार्ट्स विद द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। जब इश्यूज फ्रेम हो गए तब हम डिसाइड करेंगे कि किस चीज को प्रूव करना है, किस चीज को डिसप्रूव करना है। इश्यूज के जो भी हमारे इश्यूज होंगे उन पर बेस्ड हम अपना एविडेंस देंगे। तो सिविल लॉ में एविडेंस की जर्नी स्टार्ट होती है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से। सिमिलरली क्रिमिनल लॉ में यहां फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज था, यहां पर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। जब हमारे मैजिस्ट्रेट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए, अब हमें पता है कि किन किन चार्जेस पर हमारा जो एक्यूज्ड है उसको ट्राई किया जाएगा। इन्हीं चार्जेस को हमने प्रूव करना होगा या डिसप्रूव करना होगा बाय वे ऑफ एविडेंस। अब सारा जो एविडेंस है वो इन्हीं चार्जेस पर बेस्ड चलेगा। तो हमारा एविडेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? सिविल केस में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से, क्रिमिनल केसेस में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से। जुडिशियल प्रोसीडिंग जहां से स्टार्ट होगी वहां से एविडेंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और एविडेंस एंड कहां पे होगा? इसकी जब जजमेंट आ जाएगी, इसकी जो भी वर्डिक्ट होगी वो आ जाएगी, एविडेंस वहां पे खत्म हो जाएगा, जिसे हम क्लोजिंग ऑफ एविडेंस भी कहते हैं। कुछ चीजें हैं, हम सीपीसी भी पढ़ते हैं, हम सीआरपीसी भी पढ़ते हैं, उससे पहले हमने सब्सटेंटिव लॉ भी पढ़ा है, आईपीसी। तो आईपीसी में हमारे बेसिक हमारी राइट्स और ड्यूटीज बताई जाती हैं, इसलिए उसे सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है। सीपीसी और सीआरपीसी में उन्हीं राइट्स और ड्यूटीज को, सीपीसी में चलो सिविल लॉ की जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, और सीआरपीसी में जो भी आईपीसी की राइट्स एंड ड्यूटीज हैं उनको कैसे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो दिया जाता है। तो एविडेंस एक्ट जो है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कुछ चीजें हैं जो सीपीसी और सीआरपीसी में नहीं दी गई, इसीलिए हमें एक डिफरेंट लॉ बनाने की जरूरत पड़ी, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट उन चीजों से डील करता है जो ना तो सीपीसी में दी गई हैं और ना ही सीआरपीसी में। तो ये एक स्पेशल लॉ है which deals with the things which are not dealt with in CPC and CRPC. तो ये एक स्पेशल लॉ है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या जो है वो कंसिडर किया जाएगा एज एन एविडेंस, जिसे हम टाइप्स ऑफ एविडेंस की भी हेडिंग दे सकते हैं।
सेक्शन 3 हमारा जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इसमें हमारे पास एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। सबसे पहले तो ये चीज़ें ना नोट कर लिया कीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स एंड इंक्लूड्स। यानी कि एविडेंस मीन करता है और इंक्लूड करता है, यानी कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। Evidence means and includes all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. तो हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या आ गया? That is oral evidence. Then all documents including electronic records produced for the inspection of the court. तो ये नंबर 2। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आ गया। Such documents are called documentary evidence. ये तीन तरह के एविडेंस, थ्री टाइप्स ऑफ एविडेंस तो जो है हमारे बेयर एक्ट में बता रहा है, डेफिनेशन हमें बता रही है कि एविडेंस को इंक्लूड करते हैं। बट फोर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ कहीं लिखी नहीं गई, बट अगर हम प्रैक्टिकल अपने फील्ड में जाएं तो वहां पे ये चौथी इंपॉर्टेंट चीज है रियल एंड मटेरियल एविडेंस। इसमें क्या कवर होता है? जैसे हमारे वेपन्स जो यूज हुए मर्डर करने के लिए, कुछ और जो समझ लो हमारी प्लेस ऑफ अकरेंस पे कोई और चीज़ें जो भी मिली, वो सारी यहाँ पे रियल और मटेरियल एविडेंस में कवर कर दी जाएंगी। वो यहाँ कहीं भी कवर नहीं हो रही, ना ओरल एविडेंस में, ना डॉक्यूमेंट्री में, ना इलेक्ट्रॉनिक में। वो यहाँ पे रियल एंड मटेरियल एविडेंस में कवर हो रही हैं, जिसकी बात यहाँ हमारी डेफिनेशन में नहीं की गई। वेपन्स और थिंग्स यूज्ड टू कमिट द ऑफेंस। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें हमेशा ओरिजिनल एविडेंस ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा? अगर ओरिजिनल एविडेंस नहीं है तो फिर क्या होगा? ये सारी चीजें जब हम प्रॉपर अपनी आगे की क्लासेस लेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी डिस्कस किया थोड़े टाइम पहले कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसका होगा उसी का एविडेंस एडमिसिबल, उसी का सैचुरेटेड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस होगा, वही एडमिसिबल होगा। हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। बट हाँ, हियर से एविडेंस इसलिए एडमिसिबल नहीं है क्योंकि वो डाइल्यूटेड फॉर्म होती है। तो एक बंदे से दूसरे ने सुना, दूसरे से तीसरे ने सुना, हो सकता है विद द गैप ऑफ टाइम उसने जो चीज़ ओरिजिनली सुनी थी वो मिस कर दी, या जानबूझकर कर दी, या गलती से कर दी। तो उसके पास जो एविडेंस है, जो सेकेंड या थर्ड पर्सन के पास जितना भी ओरल एविडेंस का एविडेंस है, वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, डाइल्यूटेड फॉर्म है, तो उसे हम एडमिट नहीं कर सकते। आधी अधूरी चीज़ एडमिट नहीं की जा सकती कोर्ट में। दैट इज वाई जो ओरल एविडेंस होगा ये
ओरिजिनल ही होना चाहिए। ओरल एविडेंस ओरिजिनल होगा तो ही एडमिसिबल होगा। हियरसे एविडेंस इज नॉट अलाउड। कई बार प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2-3 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि इनमें से कौन कौन सा है जो नॉन एडमिसिबल है, उसमें एक ऑप्शन दे देंगे हियरसे एविडेंस की। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, इसको आपने टिक करके आना है जब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि ये 3-4 में से कौन सा एविडेंस जो है वो एडमिसिबल नहीं है, कि वहाँ पे। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है, तो प्लीज इसे ध्यान में रखें। और इससे डील करते हैं जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 59 और 60। ये ओरल एविडेंस से डील करते हैं। अब सेकंड टाइप ऑफ एविडेंस था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जहां पर तो हमारे पास पॉसिबल हो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वहां पर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। बट जहां पर ये पॉसिबल नहीं है प्रोड्यूस करने, वहां पर हम सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा? यानी कि कॉपीज। ये हम आगे डिस्कस कर ही लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है ये 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, और सेकेंडरी में हमारी कॉपीज आ जाती हैं, इन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपीज। अगर हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सपोज बहुत टाइम बीत गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट हमारे पास उसकी कॉपीज अवेलेबल हैं। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो हम कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट हम उसकी सेकेंडरी एविडेंस एज अ कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये एडमिसिबल होगा। बट तभी एडमिसिबल होगा अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। तो इससे डील करते हैं हमारे सेक्शन 65 और 63। और एविडेंस जो है ना वो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। सपोज कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होना चाहिए एविडेंस में। सपोज ए जो है वो सारी जिंदगी रेड क्लोथ्स पहनता था, और फिर जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन उसने काले कपड़े पहने हुए थे। तो इस बात का कोई लॉजिक तो नहीं बनता कि उस दिन उसने काले कपड़े पहने थे इसलिए उसका मर्डर हो गया। इसलिए ये इलॉजिकल चीज है, इस चीज पर कोर्ट विश्वास नहीं करेगी। किसी ना किसी तरीके से प्रूव करना पड़ेगा कि मर्डर हुआ है और क्यों हुआ है, तो उसके लिए एविडेंस हमारा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसी इलॉजिकल चीजों पर कोर्ट विश्वास नहीं करेगी। जो हमारे लॉ में दिया गया है, बेरेट में दिया गया है, कोर्ट उसी को फॉलो करेगी। सो एविडेंस सिर्फ उन्हीं चीजों पर दिया जाएगा जो लॉजिकल होंगी, सेंसिबल होंगी, और जो रिलेट करेंगी हमारे मैटर के साथ, मेन मैटर के साथ। क्या करने के लिए? प्रूफ या डिसप्रूव करने के लिए जो भी फैक्ट इन इश्यू होगा। अब रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स कौन डिसाइड करेगा?
देखो कोर्ट में जज अपनी मर्जी से कोई भी फैक्ट रेलिवेंट नहीं मान सकता। उसका दिल किया कि ठीक है ये चीज मुझे रेलिवेंट लग रही है, ये मैं रेलिवेंट मान लेता हूँ, ये मुझे इरेलीवेंट लग रहा है, ये मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे बेयर एक्ट में जो चीज, इससे डील करते हैं सेक्शन 6 से 55, जो चीज इन सेक्शंस में दे दी गई है, जो एविडेंस एक्ट में दे दी गई है एज अ रेलिवेंट फैक्ट, वही चीज हमारे जो जज होंगे, जो कोर्ट्स होंगी, उस चीज को रेलिवेंट मानेंगी। उसके अलावा अगर उन्हें कुछ भी रेलिवेंट या इरेलीवेंट लगता है, वो उस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स इन्हीं सेक्शंस, इन्हीं प्रोविजंस पर बेस्ड होगी और वही चीजें रेलिवेंट मानी जाएंगी। ये सेक्शंस आप प्लीज ध्यान में रखिए, और ये सेक्शंस हम आगे डिस्कस भी करेंगे। बट अगर सपोज कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जो इन चीजों से डील नहीं करता और पूछा जाता है कि वो रेलिवेंट है या नहीं है, तो हम उस पर टिक कर सकते हैं कि नहीं वो रेलिवेंट नहीं है क्योंकि वो इसमें कवर नहीं होता। ठीक है, हमारा जो सेक्शन 5 है, evidence may be given of facts in issue and relevant facts. Evidence may be given in any suit or proceedings of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are herein declared to be relevant and of no others. Section 5 में specifically mention कर दिया गया है and of no others. ये कहता है कि जितने भी फैक्ट्स और इश्यूज होंगे सेक्शन 5 के बाद दिए जाएंगे, फैक्ट्स इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट्स जो सेक्शन 5 में के बाद दिए जा रहे हैं, वही सिर्फ रेलिवेंट माने जाएंगे एंड ऑफ नो अदर्स। इसके अलावा कुछ भी रेलिवेंट नहीं माना जाएगा, चाहे कोर्ट को लगे, लॉजिकल लगे, रेलिवेंट लगे, बट कोर्ट उसे रेलिवेंट नहीं मान सकती क्योंकि वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। इस चीज को ध्यान में रखिए, और ये सेक्शन 5 भी प्रूव कर रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 5 जो है इट ऑल्सो ब्रिंग्स जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जुडिशरी को यहाँ पे रिस्ट्रेंट कर दिया गया है कि आप वही चीज रेलिवेंट मानेंगे जो इन सेक्शंस में दी गई है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रेलिवेंट नहीं मान सकते। तो ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्रिएट कर रहा है। रेलिवेंसी भी दो तरह की होती है, एक होगी लीगल रेलिवेंसी। लीगल रेलिवेंसी वही जो इन सेक्शंस में दी गई है, और दूसरी होगी लॉजिकल रेलिवेंसी। लीगल रेलिवेंसी तो जो इन सेक्शंस में दे दिया गया वो है। लॉजिकल रेलिवेंसी सपोज अगर जज को लगता है कि हाँ लॉजिक तो बन रहा है, ये चीज हो सकता है रेलिवेंट है, बट लॉजिकल रेलिवेंसी यहाँ पर काम नहीं करेगी क्योंकि सेक्शन 5 ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट लगा दिया। तो लॉजिकल रेलिवेंसी हमने कंसिडर नहीं करनी, सिर्फ लीगल रेलिवेंसी कंसिडर करनी है एविडेंस एक्ट में। हमारा जो एविडेंस एक्ट है हमें प्रोवाइड करवा रहा है बेस्ट एविडेंस रूल। बेस्ट एविडेंस रूल किस लिए?
हमने अभी डिस्कस किया कि ओरल एविडेंस में जो फर्स्ट हैंड एविडेंस होगा, जिसने एक्चुअल में देखा होगा कमीशन ऑफ ऑफेंस, वही उस ऑफेंस के रिलेटेड एविडेंस दे सकता है, ओरल एविडेंस। हियरसे एविडेंस अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे हमें बेस्ट एविडेंस किससे मिल रहा है? ओरल एविडेंस में, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उससे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है, हमारी प्रोविजन है कि जो हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो पहले लिया जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी एविडेंस लिया जाएगा। प्राइमरी एविडेंस भी अगर अवेलेबल नहीं है तब जाके सेकेंडरी एविडेंस दिया जाएगा। यहाँ पर भी बेस्ट एविडेंस हमें प्रोवाइड करवाने की प्रोविजन दी गई है एविडेंस एक्ट में। सो बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है कि डायरेक्ट एविडेंस is better than hearsay evidence and ये ओरल एविडेंस के केस में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केस में प्राइमरी एविडेंस is always better than secondary evidence। ठीक है, और इन केस अगर हमारे पास किसी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट से जितना एविडेंस हमें चाहिए वो मिल रहा है तो हमें ओरल एविडेंस की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अगर सपोज हमें कुछ प्रूव करना था और हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं, जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो हमें ओरल एविडेंस की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ओरल एविडेंस भी लेकर आओ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सही ही है। तो जहाँ पे कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रूव कर रहे हैं कुछ भी, वहाँ पे हमें ओरल एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। ओरल एविडेंस इज नॉट नीडेड। कि फालतू में कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट करना। इसके बाद सेक्शन 4 जो है वो प्रिजम्पशन से डील करता है। इस एरिया से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आप प्लीज़ बहुत अच्छे से करिएगा। ये सब कुछ हम लोग डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बस इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसलिए हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं। प्रिजम्पशंस जो है, प्रिजम्पशंस होती क्या हैं? दे आर दी इन्फ्रेंसेस ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को कुछ लगा जिसके बेसिस पर कोर्ट ने कुछ प्रिज्यूम कर लिया, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेस पे कोर्ट को कुछ लगेगा कि हाँ हो सकता है कि ये जो बंदा है इसने क्राइम कमिट किया है, तो कोर्ट को लगेगा कि अच्छा वो एक्यूज है, तो कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस जो हम आगे डिस्कस करेंगे उनके बेसिस पे कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि फलाना फलाना बंदा जो है वो एक्यूज्ड है। और ये जो इन्फ्रेंसेस हैं ये कोर्ट किससे लेता है? फैक्ट्स से, फैक्ट्स ऑफ द केस। ले सकता है, जरूरी नहीं कि हर एक केस में लेगा। एग्जाम्पल, ए रूम में एंटर करता है और वो देखता है एक डेड बॉडी, और ए ये भी देखता है कि उसी रूम से बी ऐसे बहुत भागता दौड़ता हुआ निकल रहा है और बी जो है वो ए को धक्का मार के भाग जाता है।
फैक्ट्स हमें ये दिखा रहे हैं कि ए ने डेड बॉडी देखी और बी को रूम से भागता हुआ देखा, तो हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, हो सकता है मर्डर बी ने किया हो और ए को अचानक से देख के वो हड़बड़ा के भाग गया। तो यहाँ पर हम प्रिजम्पशन ले सकते हैं। अब इस प्रिजम्पशन का इफेक्ट क्या होगा? सपोज ये जो फैक्ट्स थे कि ए रूम में एंटर किया, उसने एक डेड बॉडी देखी, रूम से उसने बी को बाहर निकलते हुए देखा, बी ए को धक्का मार के निकल रहा है, इन सारे फैक्ट्स से कोर्ट ने ये प्रिज्यूम कर लिया कि बी ही जो है इसने ये ऑफेंस इसका मर्डर किया है, तो बी जो है वो एक्यूज्ड है। अब इस प्रिजम्पशन का इफेक्ट क्या होगा कि बी को प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर आ जाएगा। बी को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने मर्डर नहीं किया है, और बी को यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों वो ऐसे हो सकता है कि ए की तरह ही बी भी ऐसे ही रूम में घुसा हो, उसने भी डेड बॉडी ऐसे देख ली हो और वो डर के ऐसे भाग गया हो कि वो यहाँ तो मर्डर हो गया, मेरे पे मर्डर का इल्जाम लग जाएगा, इसलिए वो भी भाग गया। हो सकता है बी इनोसेंट बी हो, तो बी को ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि प्रिजम्पशन ए ने देख लिया था, बी प्रिज्यूम किया जा चुका है एक्यूज्ड। अब बी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो प्रिजम्पशन है कोर्ट ने उसके खिलाफ ली, ये गलत है। सेक्शन 4 में प्रिजम्पशंस हमें दी गई हैं। तो प्रिजम्पशंस जो है वो 3 तरह की होती हैं। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। इसे हम प्रिजम्पशन नहीं कह सकते, बट ये तो 2 होती हैं। ये 3 पॉइंट्स हम लोग याद कर लेते हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम में क्या होता है कि कोर्ट जो है, और ये दोनों जो होती है ना, ये रिबटेबल प्रिजम्पशंस होती हैं। मे प्रिज्यूम में क्या होता है कि कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर सकती है, जैसे उसने प्रिज्यूम किया था कि बी जो है वो एक्यूज्ड है। फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, कहीं पर कोर्ट जो है, कोर्ट अलाउड की जाती है कि वो प्रिज्यूम कर सकती है, कहीं कहीं पर कोर्ट को चाहे उसकी मर्जी है चाहे नहीं है, कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। बस प्रिज्यूम, कैन प्रिज्यूम, ठीक है। अब ये जो मे प्रिज्यूम होती है, इट कैन बी चैलेंज्ड सपोज कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई प्रिजम्पशन ले ली, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर आ गया कि आप प्रूफ करो कि जो कोर्ट ने प्रिजम्पशन ली है वो गलत है, आप इनोसेंट हो, तो आप उस प्रिजम्पशन को चैलेंज कर सकते हो। इसीलिए इसको कहा गया है रिबटेबल प्रिजम्पशन। रिबटेबल मींस कि आप जो कोर्ट की प्रिजम्पशन है उसे रिबट कर सकते हो। रिबट कैसे करोगे? प्रूव करके कि आप जो कोर्ट की प्रिजम्पशन है वो गलत है और आप इनोसेंट हो। शैल प्रिज्यूम में क्या होगा
कि कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पर हो सकता है कि कोर्ट को लगे देखने में कि सामने वाला जो है वो इनोसेंट है, बट लॉ कोर्ट को यहाँ पर बाइंड कर रहा है कि उसे प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा कि जो सामने वाला बंदा है वो एक्यूज्ड है। सपोज सेक्शन 114 में, अच्छा एक चीज और, मे प्रिज्यूम में, शैल प्रिज्यूम पे पढ़ने से पहले, मे प्रिज्यूम में मे नॉट प्रिज्यूम भी इंक्लूड होता है। यहां पर कोर्ट की मर्जी है मे प्रिज्यूम में कि कोर्ट प्रिज्यूम कर भी सकती है। हो सकता है एक जज को लगे किसी स्पेसिफिक केस के फैक्ट्स में, एक जज को लगे कि मुझे ये प्रिजम्पशन लेनी चाहिए, हो सकता है दूसरे जज को लगे उसी सेम टाइप के केस में कि मुझे प्रिजम्पशन नहीं लेनी चाहिए। तो ये उनकी मर्जी है, वो प्रिज्यूम करें या ना करें, ठीक है। सो मे प्रिज्यूम ऑल्सो इंक्लूड्स मे नॉट प्रिज्यूम। अब हम आगे चलते हैं शैल प्रिज्यूम पे। शैल प्रिज्यूम में जैसा कि मैंने कहा कि कोर्ट को चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, उसको प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा, प्रिजम्पशन लेनी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल सेक्शन 114 की लेते हैं हम। एक रेप केस आता है, जिसमें जो विक्टिम है वो आके कोर्ट को कह देती है कि देयर वाज नो कंसेंट। उसने एक बार कह दिया कि मेरी कंसेंट नहीं थी, तो कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि उसकी कंसेंट नहीं थी, चाहे कोर्ट को लग रहा हो कि वो झूठ बोल रही है। कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट देयर वाज नो कंसेंट। सो अब इस शैल प्रिज्यूम, जरूरी नहीं है कि कोर्ट ने एक बार प्रिज्यूम कर लिया कि ठीक है, सपोज ये ए विक्टिम थी और बी एक्यूज्ड है। सपोज कोर्ट ने शैल प्रिज्यूम करके बी को एक्यूज्ड मान भी लिया, तो भी ये नहीं है कि अब इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा या जो भी सजा दे दी जाएगी। इसके पास ये ऑप्शन होगा कि ये इस प्रिजम्पशन को रिबट कर सके। अब जब हम रिबटेबल प्रिजम्पशंस की बात करते हैं ना, तो सपोज अगर ए और बी के बीच में बी एक्यूज्ड है, उस पर कोई भी प्रिजम्पशन लगाई गई है कि वो एक्यूज्ड है, और अगर वो उस प्रिजम्पशन को रिबट कर देता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा जिसने भी उसके ऊपर इल्जाम लगवाया है। तो फिर अब उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यही एक्यूज्ड है। सो प्रिजम्पशंस में हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करता रहता है। अब इसको हम थोड़ा सा साफ करके लिख लेते हैं। हमने अभी बात की रिबटेबल प्रिजम्पशंस की। तो प्रिजम्पशंस भी ना दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गई रिबटेबल प्रिजम्पशंस, और दूसरी हो गई नॉन रिबटेबल प्रिजम्पशंस। फर्स्ट टू जो हमने की थी मे और शैल प्रिज्यूम, वो इसमें आएंगी, और नॉन रिबटेबल जिसको रिबट नहीं किया जा सकता वो होगी कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ में सेक्शन 112 से डील करता है। ये हम आगे डिटेल में भी करेंगे, बट अभी मोटा मोटा समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने कुछ भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिनसे कि कोर्ट किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है कि यही एक प्रूफ बनता है उस एक्यूज्ड के खिलाफ
और उसे अब कुछ भी प्रूव करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ में फॉल कर जाएगा और अब जो एक्यूज्ड है वो उसे रिवर्ट नहीं कर सकता। कोर्ट ने जो प्रिज्यूम कर लिया वही कंक्लूसिव प्रूफ है, उसे रिवर्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा और कोर्ट जो भी है उसकी पनिशमेंट डिसाइड कर सकता है। इन जो ये वाले जो केसेस हैं मे और शैल प्रिज्यूम में, यहाँ पर एक्यूज्ड के पास मौका होता है कि वो रिवर्ट कर सके और कोर्ट को गलत प्रूव कर सके कि आपने जो मेरे खिलाफ प्रिजम्पशन ली है वो गलत है, मैं इनोसेंट हूँ। यहाँ पर वो रिवर्ट नहीं कर सकता। तो एक बार कोई यहाँ पर फंस गया तो फंस गया। अब हम थोड़ी सी एविडेंस एक्ट की बॉडी डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी क्या होती है आपको वो भी बता देते हैं। बॉडी होती है, जैसे हमारा एविडेंस एक्ट है ना, आप बेयर एक्ट में देखोगे तो इसके चैप्टर्स और पार्ट्स दिए गए होंगे। सबसे पहले तो जो भी आपका बेयर एक्ट होता है ना, उसमें आप ये जरूर ध्यान में रखा कीजिए कि उसके कितने पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स डील करते हैं और कौन से चैप्टर की क्या हेडिंग है, उसमें कितने से लेके कितने सेक्शंस तक डील किया जा रहा है। ये चीजें कई बार डायरेक्टली ऐसे पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता हो तो आंसर करना इजी हो जाता है। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है तो उसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है। प्रियम्बल जरूर पढ़िए अपने बेयर एक्ट्स की, तो प्रियम्बल हम पढ़ लेते हैं। Whereas it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence, it is hereby enacted as follows. Preamble हमारी 3 वर्ड्स यूज कर रही है। Consolidate, define and amend। कई बार क्या होता है, 1-2 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कुछ पेपर्स में, जहां पे ना वो ऐसे 2-3 वर्ड्स दे देंगे, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड दे देंगे, क्या इसके साथ कुछ और 1-2 वर्ड्स दे देंगे और बोलेंगे कि एविडेंस एक्ट की प्रियम्बल हमें क्या क्या बोल रही है। ये 2-3 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको टिक करना होगा कि एविडेंस एक्ट की प्रियम्बल क्या प्रोवाइड कर रही है, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। तो प्रियम्बल इग्नोर ना किया कीजिए, इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार। और देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये एक डेट तो ये इंपॉर्टेंट होती है जो हमारी दी गई है ब्रैकेट में, और दूसरी डेट ना आप अगर देखो सेक्शन 1, इसमें लास्ट लाइन दी गई है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। तो एक डेट दी गई है 1 सितंबर 1872। ये डेट क्या है, डेट ऑफ इनैक्टमेंट। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेंगे, डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ एविडेंस एक्ट, 3-4 डेट्स दे देंगे, हो सकता है ये भी डेट दे दें और ये भी डेट दे दें और आपको क्वेश्चन पूछा गया हो डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है। डेट ऑफ इनैक्टमेंट ये है जो ये कॉर्नर में ना बेयर एक्ट की आपके दी गई होती है ब्रैकेट में, 15 मार्च फर्स्ट पेज पे 15 मार्च 1872 ये डेट ऑफ इनैक्टमेंट है और डेट ऑफ एनफोर्समेंट ये है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेट ऑफ एनफोर्समेंट पर ही पूछे जाते हैं और ये भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन रहा है आपके फर्स्ट पेज से ही। हमने 2 क्वेश्चंस निकाल लिए, एक प्रियम्बल का, एक डेट ऑफ एनफोर्समेंट का, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आप अपने बेयर एक्ट्स पे कॉर्नर में कहीं पे ना ये 2-3 पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। एक तो ये कि हमारा जो भी एक्ट, जो भी हम लॉ पढ़ रहे हैं वो एग्जॉस्टिव है या नॉट एग्जॉस्टिव है, प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव है, ये 2-3 क्वेश्चंस। और उसके बाद प्रियम्बल हमें क्या क्या कह रही है, ये वर्ड्स आप अंडरलाइन कीजिए
और डेट ऑफ एनफोर्समेंट और डेट ऑफ इनैक्टमेंट्स क्या क्या है, ये आप अंडरलाइन कीजिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं। और ये हमें दी गई है सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 की हेडिंग ही ये है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है कि कहाँ कौन सी डेट से वो एक्ट, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट होना, तो कौन सी डेट से ये स्टार्ट हो रहा है एविडेंस एक्ट, कौन सी डेट से इन्फोर्स किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। अच्छा, तो हम अभी बॉडी डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो पार्ट 1 है ये डील करता है रेलिवेंसी से, इसके सेक्शंस हैं सेक्शन 6 to 55। पार्ट 2 जो डील करता है ये ओरल एविडेंस से डील करता है। यही रेलिवेंसी में ही ना हमारे तीनों टाइप के एविडेंस भी कवर हो जाते हैं। सॉरी, इन दो पार्ट्स में। इसके अलावा पार्ट 3 डॉक्यूमेंट्री, ये इसके सेक्शन है 59 और 60। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसके सेक्शंस हैं 61 to 99। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी हमारे दो तरह के आएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 62, सेकेंडरी एविडेंस 63 और 65 में दिया गया है कि कब दिया जा सकता है सेकेंडरी एविडेंस। इसके बाद कुछ एक दो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बॉडी से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। एविडेंस जो है ना ये हमें 4 तरीके देता है, gives us 4 ways। एक तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि बेस्ट वे क्या होगा कि अगर आपका ओरल एविडेंस है तो जिसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा वो आके बताए कि ये हुआ था उस दिन, और वो आपकी एविडेंस दे, तो वो बेस्ट वे हो जाएगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें, सेक्शन 67 में पार्टी जिसने खुद वो डॉक्यूमेंट बनाया हो वो आके प्रूव कर सकती है कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट मैंने ही बनाया था, तो ये भी बेस्ट वे ऑफ एविडेंस हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वे ये हो गई। सेकेंडली सेक्शन 47 में हम देखते हैं कि अगर सपोज आप खुद नहीं हो अवेलेबल ये बताने के लिए कि डॉक्यूमेंट आपने बनाया था, तो हम पार्टी एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग उसको बुला लेंगे।
ये तो फर्स्ट तरीका हो गया बेस्ट वे कि आप खुद बता दो। आप खुद नहीं बता सकते तो सेकंड बेस्ट वे क्या होगा कि पार्टी एक्वेंटेड विद योर हैंडराइटिंग, वो आके बता दे कि ये तो उस ABCD की राइटिंग है, वो प्रूव कर दे। उसके बाद इसके अलावा और बेस्ट तरीका क्या हो सकता है अगर ये दोनों नहीं हो पा रहे तो सेक्शन 45 हमें बता रहा है कि हम एक्सपर्ट को बुला लेंगे। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, तो हमें एक्सपर्ट आके जो भी दो कॉपीज हैं हमारे पास, सपोज ये एक डिस्प्यूटेड कॉपी है, इस पे कुछ कुछ लिखा है और ये किसी की सैंपल है, तो एक्सपर्ट हमें बताएगा कि ये जो डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग है और ये जो सपोज ए ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया था और हमें प्रूव करना है कि ए ने ही वो डॉक्यूमेंट बनाया था या नहीं बनाया था, ये ए का ही बनाया हुआ कोई ए की हैंडराइटिंग का डॉक्यूमेंट है, सैंपल है ये, ठीक है, और ये डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है। अब एक्सपर्ट क्या करेगा कि ये इन दोनों हैंडराइटिंग्स को मैच करेगा और देखेगा कि ये दोनों मैच करते हैं या नहीं करते, वर्ड्स फॉर्मेशन सेम है, प्रेशर सेम है, वो जो भी एक्सपर्ट्स देखते हैं वो सब कुछ देखेगा और उसके बाद ये कोर्ट को बताएगा कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मैच करते हैं या नहीं करते, तो उसके एविडेंस के बेस पर कोर्ट अपना डिसाइड करेगी। तो ये हो गया एक्सपर्ट एविडेंस सेक्शन 45। इसके बाद जो नेक्स्ट जो कम बेस्ट हम लोग ले लेते हैं वो है सेक्शन 73 लीस्ट बेस्ट। इसमें जो है कोर्ट खुद ही कंपेयर कर लेगी खुद ही दोनों हैंडराइटिंग्स को कंपेयर कर लेगी कि ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब वो डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे कि कहाँ कोर्ट को एक्सपर्ट को बुलाने की ज़रूरत है, कहाँ वो खुद कंपेयर करके काम चला सकती है, या कहाँ उसे बेस्ट एविडेंस चाहिए, कहाँ इससे काम चल जाएगा, डिपेंड करता है। बट एविडेंस की बेस्ट वेज क्या है, आप खुद आके एविडेंस दो कि आपने वो डॉक्यूमेंट खुद बनाया है, पार्टी जो आपकी हैंडराइटिंग के एक्वेंटेड है वो आकर बता दे, उसके बाद अगर वो भी नहीं हो सकता तो एक्सपर्ट को बुला लो, वो भी नहीं हो सकता तो कोर्ट खुद कंपेयर कर ले। डॉक्यूमेंट्स के बाद पार्ट 4 में बर्डन ऑफ प्रूविंग के साथ डील किया गया है। बर्डन ऑफ प्रूविंग मीन्स कौन प्रूव करेगा, क्या प्रूव करेगा। सपोज सिविल केस में ए केस लेके जाता है, सिविल केस की बात करें हम लोग, सिविल सूट में ए सूट लेके जाता है बी के खिलाफ। अब ए प्रूव करेगा कि जो भी बी के खिलाफ ये बोल रहा है कि सपोज बी ने उसकी लैंड हड़प ली है, तो अब ए को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ बी ने मेरी लैंड हड़प ली है। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, ए पर। और बेसिक लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी यही है, क्रिमिनल केस में भी अगर हम लोग ले लें, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है वो प्रोसिक्यूशन, पहली बात तो ओपन भी केस प्रोसिक्यूशन ही करती है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ही पहले बुलाए जाते हैं, फिर बाद में जाके डिफेंस के विटनेसेस की बात आती है, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो सबसे पहले जो प्रूव करता है वो भी प्रोसिक्यूशन ही करता है। यहाँ पर भी प्रोसिक्यूशन कौन होगा, जिसने केस स्टार्ट किया है, मोस्टली इन केसेस में स्टेट होती है।
या कंप्लेंट केसेस में अलग अलग पार्टीज हो सकती हैं, बट दोनों का यही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कौन करेगा, हु इनिशिएट्स द सूट। और ये दिया कहाँ गया हुआ है, ओनर्स ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 और 102 में। हंड्रेड एंड 2 ये तो डील करता है हु मूव्स टू द कोर्ट, वो प्रूव करेगा, और ये डील करता है ओनर्स ऑफ प्रूविंग के साथ। देन हमारे ना कुछ प्रिविलेज कम्युनिकेशंस होती हैं। प्रिविलेज कम्युनिकेशंस कौन सी होती हैं कि जहां पर कोर्ट जो है वो विटनेस को कंपेल नहीं कर सकता कि आपके और दूसरी जो पार्टी है, सपोज ए और बी हैं, इनके बीच में कुछ कम्युनिकेशंस हुई। कोर्ट प्रिविलेज कम्युनिकेशंस के केस में ए और बी को कंपेल नहीं कर सकता कि आप बताओ कि आप दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुई थी। ये कम्युनिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, सपोज ए सॉलिसिटर है, वकील है, और ये एजेंट है, सॉरी ये इसकी पार्टी है, क्लाइंट। सॉलिसिटर और क्लाइंट की कॉन्वर्सेशंस प्रिविलेज्ड कॉन्वर्सेशंस होंगी। दूसरी कॉन्वर्सेशंस एक्यूज्ड की जो वाइफ है, सपोज ए जो है ये इसने सपोज कोई मर्डर किया है और वाइफ को पता है कि ए ने मर्डर किया है, तो ए की जो वाइफ है बी, वाइफ ऑफ द एक्यूज्ड, can't be compelled to take an evidence on oath। ठीक है, तो इसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता टू गिव एविडेंस ऑन ओथ। उसके बाद है जज को भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो एविडेंस दे कोर्ट में आकर, उसकी मर्जी होगी तो वो आ जाएगा, जरूरी होगा अगर उसे जरूरी लगेगा तो, बट उसे कंपेल नहीं किया जा सकता किसी जज को कि वो आकर एविडेंस दे किसी केस में। तो ये दो तीन जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं ये प्रिविलेज्ड कॉन्वर्सेशंस होती हैं सॉलिसिटर और क्लाइंट के बीच में, कि अगर क्लाइंट ए को बता रहा है कि, और ये वैसे भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स होती है ना, तो क्लाइंट अगर बता रहा है अपने सॉलिसिटर को कि मैंने मर्डर किया है, तो सॉलिसिटर आगे जाके कोर्ट में गवाही देने नहीं बैठ जाएगा कि हाँ मुझे पता है किसने मर्डर किया है। ठीक है, ये नहीं होगा। वाइफ ऑफ एक्यूज्ड कांट बी कंपेल्ड, एक्यूज्ड की वाइफ ये ऑन ओथ है। वाइफ ऑफ अक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस ऑन ओथ, तो इसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि क्योंकि ये ऑन ओथ दे देगी तो फिर इसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, तो ये इसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि ये एविडेंस ऑन ओथ दे, और जज को भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो जाके किसी केस में अपना एविडेंस दे। इन सारी कम्युनिकेशंस को हम कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस। उसके बाद ओरल एविडेंसेस आ जाते हैं 59 और सेक्शन 60 में। ओरल एविडेंसेस ऑफ विटनेसेस। अब विटनेसेस कौन कौन हो सकते हैं, हु कैन बी अ विटनेस? सबसे पहले तो विटनेस जो है, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस देख लेते हैं हम लोग। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होगा
कि क्या किसी विटनेस ने कुछ एविडेंस दिया है तो वो रिलायबल है या नहीं है, उससे हम उसकी कॉम्पिटेंसी देखेंगे। रिलायबल मीन्स कि हम किसी विटनेस ने एविडेंस दे दिया, हम उसे मान सकते हैं केस में या नहीं मान सकते, उससे हम अपनी कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस देखेंगे। एग्जाम्पल, किसी पर्सन का इंटरेस्ट हो किसी सूट में, ए और बी के बीच में केस चल रहा है और बी का इंटरेस्ट है किसी सूट में और बी का इंटरेस्ट है, फिर भी वो इसके खिलाफ सपोज विटनेस बन जाता है, तो क्या हम इसकी जो गवाही दी गई होगी उसे कॉम्पिटेंट मान लेंगे कि इसने जो गवाही दी है वो सही है? या अगर कोई पार्टी टू द सूट है, वही पार्टी अगर अपना एविडेंस दे रही है, तो क्या हम वो कॉम्पिटेंट विटनेस मान लेंगे? या फिर अगर कोई अकम्प्लिस है, अकम्प्लिस होता है कि जैसे ए, बी और सी ने मिलकर क्राइम किया, ए जो है वो सपोज इन्होंने थेफ्ट किया और बी और सी जो थे वो देख रहे थे कि कोई आसपास आ तो नहीं रहा, या वो भी इसके साथ मिलके गए हुए थे थेफ्ट करने, तो मेन चार्ज जो बन गया, मेन एक्यूज बन गया ये, और बी और सी को एज कंप्लिस ले लिया गया। क्या इनका जो एविडेंस होगा वो वैलिड होगा, रेलिवेंट होगा? क्या ये कॉम्पिटेंट विटनेसेस हैं? ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 118 क्या कहता है? ऑल विटनेसेस आर कॉम्पिटेंट। सेक्शन 118 कह रहा है कि सारे विटनेसेस जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन इसके लिए आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी जिसे हम ट्विन टेस्ट भी कहते हैं। सेक्शन 18 दो चीजों की जिनकी बात कर रहे हैं वो है, एक तो है कि आपका जो विटनेस है, is he able to understand the question? क्या उसमें इतनी समझ है कि आप उससे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो समझ पा रहे हैं उस क्वेश्चन को? और दूसरा ये है कि आपने जो उससे पूछा है उसका वो एक कोहेरेंट आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। आप उसके आंसर पर रिलाय कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसे हम कहते हैं ट्विन टेस्ट। ये दो चीजें अगर कोई विटनेस फुलफिल कर देता है तो हम उसे मान लेंगे कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। क्या दो चीजें? क्या वो आपका क्वेश्चन जो कोर्ट ने उससे पूछा है वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और क्या वो उसका कोहेरेंट आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। एग्जाम्पल, एक कोई चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, उसने कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस देखा और वो एज अ विटनेस कोर्ट में आता है। कोर्ट उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है। अब ए ऐसा चाइल्ड है कि वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, हमें ये देखना होगा। और हमें ये देखना होगा कि कमीशन ऑफ ऑफेंस पे जो जो कुछ हुआ था, क्या वो उससे रिलेटेड सही आंसर्स दे पा रहा है, कोहेरेंट आंसर्स दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। अगर वो दोनों चीजें कर पा रहा है तो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो जाएगा। अब सपोज ये चाइल्ड है, इसने सब कुछ देख लिया, आंसर दे दिया क्वेश्चंस का, कोहेरेंट आंसर्स दे रहा है या नहीं दे पा रहा वो भी देख लिया, बट क्या अब इसके आंसर्स रिलायबल है या नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा। देखना कैसे पड़ेगा कि हो सकता है कि चाइल्ड को ट्यूटर किया गया हो सकता है कि चाइल्ड ने अपनी मनगढ़ंत कहानी बना ली हो। अब बच्चे पे तो हम भरोसा कर नहीं सकते कि वो कुछ भी बोल दे,
तो हमें ये देखना पड़ेगा, कोर्ट ये देखेगी कि अगर चाइल्ड कॉम्पिटेंट है भी तो क्या वो रिलायबल है या नहीं है। तो उसके आंसर से ये देखा जाएगा कि उसने जो आंसर्स दिए हैं उस पर कोर्ट रिलाई कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर कर सकती होगी, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, अगर कर सकती होगी तो वो रिलायबल माना जाएगा और उसका जो भी एविडेंस होगा वो माना जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि इसका जो एविडेंस दिया है इसने वो रिलायबल नहीं है तो कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देगी। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या जो डेड पीपल हैं वो कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं है। कॉम्पिटेंसी ऑफ डेड पीपल। सो सेक्शन 32 एंड 33 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनसे भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन 32 और 33 जो हमारे डाइंग डिक्लेरेशन से डील करते हैं, इसमें कहते हैं, ये सेक्शंस डील करते हैं कि स्टेटमेंट्स मेड बाय पीपल हु आर डेड कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी ब्रॉट विदाउट अनड्यू डिले और कॉज एक्सेट्रा, देयर स्टेटमेंट इज रेलिवेंट बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। अगर इनके स्टेटमेंट्स, अब देखो डेड पीपल जो हैं वो खुद तो आके कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते कि हाँ ये कुछ हुआ था, तो इनकी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो कुछ सर्टेन कंडीशंस में मानी जाएंगी। वो जब हम डाइंग डिक्लेरेशन का टॉपिक करेंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट डेड पीपल इन जनरल नहीं कॉम्पिटेंट होते क्योंकि वो खुद तो आके दे ही नहीं ना सकते, बट कुछ कुछ कंडीशंस में इनका एविडेंस जो है वो रेलिवेंट माना जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कैसे होती है, अगर आप कोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता होगा क्रिमिनल केसेस में कैसे होती है। प्रोसिक्यूशन केस स्टार्ट करता है, उसके बाद चार्जेस वगैरह फ्रेम जो भी कुछ होता है, इसके बाद सबसे पहले जब हम एविडेंस पे आते हैं तो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है सबसे पहले विटनेसेस का, उनको बुला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एग्जामिनेशन इन चीफ का ये एक रूल है कि आप लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था लीडिंग क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। Examination of witnesses. Note leading questions in examination in chief. Examination in chief जो है वो हमारी प्रोसिक्यूशन करती है। प्रोसिक्यूशन कुछ सवाल जवाब करेगी, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की ही बारी आती है, तो प्रोसिक्यूशन जो सवाल जवाब करेगी उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ में वो कुछ भी लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, सपोज ये आप पार्टी खड़ी हुई है ए विटनेस बॉक्स में और प्रोसिक्यूटर उससे ये नहीं पूछ सकता कि आप बताओ कि अच्छा हाँ वही मर्डर इसी ने किया था ना, ऐसे नहीं पूछ सकता। लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते उनसे, इनडायरेक्ट वे में वो अपनी चीजें प्रूव करवाएंगे। इसके अलावा फिर एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। फिर जो डिफेंस काउंसिल होते हैं ये क्रॉस एग्जामिन करेंगे और ये ना समझ लो एक ही बंदे का हो रहा है। सपोज
विटनेस है, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, उसका पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर उसके बाद डिफेंस काउंसिल उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद ऐसे सेकंड विटनेस का, थर्ड विटनेस का, जितने भी होंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इसमें जो दूसरी पार्टी है डिफेंस काउंसिल वो क्रॉस एग्जामिन करेंगे और जो आपने ये कोशिश करेंगे कि आपने जो आंसर्स यहाँ पे दिए हैं उनको वो यहाँ पर नकार दें। जो भी आपने स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हैं ये कोशिश करेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन में ये उनको गलत प्रूव कर दें, आपसे ही बुलवा के किसी तरीके से। ठीक है, और क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत वाइड पावर्स दी गई हैं, बहुत सारे सेफगार्ड्स दिए गए हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे के प्रोविजंस पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस वो होते हैं जो पहले तो एज अ विटनेस आ जाते हैं, उसके बाद फिर वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। हॉस्टाइल हो जाते हैं मीन्स कि अपनी बात से मुकर जाते हैं। पहले तो ये बोल देंगे कि हाँ हमने देखा था ये ऑफेंस कमिट होते हुए, बाद में ये बोल देंगे कि नहीं हमने नहीं देखा था। मतलब वो डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे और ये कैसे मना करते हैं, बट हॉस्टाइल होने का बेसिक मतलब यही है कि ये मुकर जाते हैं। इनका भी एग्जामिनेशन कैसे होगा ये भी एविडेंस एक्ट में दिया गया है, वो हम आगे के प्रोविजंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। न्यू मैटर आ जाए तो फिर नया कोई विटनेस आ जाए उसका कैसे होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, वो सारी चीजें हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके आज के लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अपने वेयर एक्ट के फ्रंट पेज पे लिख लिया करो। 2-3 चीजें बताई थी मैंने कि सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजरल है, एग्जॉस्टिव है, नॉन एग्जॉस्टिव है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट, प्रीएम्बल क्या क्या कह रही है, वो सारी चीजें। इसी में हम आज ये आप कैपिटल लेटर्स में लिख लो कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये प्योरली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स प्रोसीजरल इन नेचर है। ठीक है, देखो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है मोस्टली ये प्रोसीजरल लॉ है। सारा में प्रोसीजर देखो, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कैसे होगा, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस कैसे होगा, कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे, कौन से इरेलीवेंट होंगे, कहाँ कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, कहाँ कंक्लूसिव प्रूफ लेगी कोर्ट, ये सब कुछ हमें सारा प्रोसीजर जो है एविडेंस का वो दिया गया है। बट इसमें एक हमें स्लाइड से ग्लिम्स दिखती है सब्सटेंटिव लॉ की। स्लाइड ग्लिम्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ ये हमें दिखती है, ये दिखती है हमें लॉ ऑफ एस्टॉपल से। सेक्शन 105, 115, 116 और 117 से। और इसके टोटल सेक्शंस पहले 166 थे इफेक्टिवली, बट 167 है। ठीक है, बस ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।